जय हिंद दोस्तों। 8 जनवरी 2023 को उत्तराखंड लेखपाल और पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था, जो कि यूकेपीएससी ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने करवाया था। और इस एग्ज़ाम के अंदर आयोग का जो एक स्वभाव होता है वो पूर्ण रूप से देखा गया है। आयोग ने बहुत अच्छे स्तर पर पेपर को बनाया है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही विविधता से हर प्रकार के टॉपिकों से प्रश्नों को समावेश किया है। और एक पटवारी और लेखपाल जैसे पद के लिए बहुत अच्छा पेपर का स्तर था। पेपर में उत्तराखंड बहुत आसान स्तर पर पूछा गया था, हिंदी माध्यम स्तर पर था, मध्यम स्तर एवरेज था, और जीएस उच्च स्तर पर पूछा गया था। तो जैसा कि हमेशा उत्तराखंड आयोग का जो पेपर होता है उसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन वाला जो क्षेत्र होता है, जीएस जीके का जो क्षेत्र होता है, वो चैलेंजिंग था। तो इसमें भी 40 क्वेश्चन जो थे ये काफ़ी चैलेंजिंग थे। बच्चों को 20 नंबर या उससे ऊपर लाने में भी थोड़ी सी समस्या हो सकती है। तो मेरिट मेकिंग में तय जीएस में किसके कितने बढ़िया नंबर होंगे वो कर सकता है। आइए मैं जीएस के पोर्शन के सभी आंसर्स आपके सामने विस्तृत से आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, और आप जान सकते हैं कि इस स्तर के पेपर के लिए किस लेवल का प्रिपरेशन तैयारी आपको करनी है। क्योंकि इस साल 2023 में उत्तराखंड आयोग के पास सभी पेपर हैं, समूह ग से लेकर के कनिष्ठ सहायक से लेकर के समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, पीसीएस, बहुत पेपर होने हैं। तो जो बच्चे इस साल आयोग का पेपर दे रहे हैं वो अभी से सतर्क हो जाएं और अच्छी तैयारी करिए, अच्छी पढ़ाई करिए, और देखिए कि आप कमजोर कहाँ हैं, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। तो ये जो भी सेट है उसका भाग 2 है ये, और 21वें प्रश्न से इसमें सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। पहला सवाल है, निम्न में से एक विश्व जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। जैव विविधता का हॉटस्पॉट, ये सीधा सीधा इसने भूगोल में जो पर्यावरण का जो टॉपिक होता है उससे पूछा गया है। तो जैव विविधता का क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी घाट है, बी सिंधु गंगा का मैदान, थार रेगिस्तान, या मालाबार। तो इसका सही उत्तर आएगा पश्चिमी घाट। ठीक है। थार रेगिस्तान में तो जैव विविधता वैसे भी नहीं है। मालाबार का जो क्षेत्र है वो इस तरफ आता है, और इस तरफ जो वर्षा है वो 200 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के 100 सेंटीमीटर के आसपास है। तो यहाँ पर भी उतनी ज्यादा जैव विविधता नहीं होती। और सिंधु गंगा का मैदान जो है यहाँ भी 100 से 125 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की वर्षा है, और पश्चिमी घाट में 250 सेंटीमीटर से ज्यादा की वर्षा होती है। ठीक है। तो जितने भी जैव विविध हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं भारत के अंतर्गत, जो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। 22, कौन सा सूक्ष्म जीवी बीटी कपास का उत्पादन में सम्मिलित है? ये हाइब्रिड क्रॉपिंग के से पूछा गया है, तो ये बायो का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये बायो से क्वेश्चन पूछा गया है, सूक्ष्म जीवी बीटी कपास। मेरे ख्याल से ये आप एक चीज देख सकते हैं कि ये साइंस एंड टेक से भी इसको रिलेट कर सकते हैं, जबकि उत्तराखंड पटवारी के सिलेबस में बायो शायद नहीं दे रखा था, फिर भी उसने बायो से अच्छे सवाल पूछे। तो बीटी कपास, बीटी कॉटन जो जो होता है, इसमें बीटी का मतलब ही होता है बैसिलस थ्रोम्बोनियस। तो बैसिलस का मतलब होता है बैक्टीरिया, तो इसका उत्तर आएगा बैक्टीरिया। ठीक है, बाकी सब नहीं आएगा। सीधा सा ये लॉजिक वाला सवाल है, इसमें आपने दिमाग लगाना था। जिसने थोड़ा सा दिमाग से पढ़ा होगा, जिसने रट्टा मारा होगा, उसकी जिंदाबाद हो जाएगी इसमें। पादप जगत का सबसे बड़ा फूल, बायोलॉजी का जीके बेस्ड क्वेश्चन है ये। और रेफ्लेसिया आर्नोल्डी जो है वो प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा फूल है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इसका उत्तर ये बनेगा। 24वां सवाल, जब जीव मंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो इसे कहा जाता है। देखिए ये सवाल बच्चों को पढ़ने में बहुत मुश्किल लगा होगा, लेकिन बहुत आसान है। जिसने थोड़ा बहुत ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट हल्का फुल्का भी पढ़ा होगा। देखिए क्षोभ मंडल तो आएगा नहीं, मेसोस्फीयर यानी मध्य मंडल और बाह्य मंडल, ये तीन तो वायुमंडल की संरचना है, परतें हैं। और जीव मंडल हो गया बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में जब इंसानी गतिविधि बढ़ जाती है, और उस क्षेत्र को फिर नोस्फियर कहते हैं, नूस्फियर, वैसे नूस्फियर कहते हैं, नूस्फियर कहते हैं। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, जिसको नहीं भी आता है अगर थोड़ा दिमाग लगाता तो शायद हो सकता था। 25वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक
नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है। नाइट्रोजन फिक्सेशन से संबंधित कौन सा जैविक है? लाल शैवाल, भूरा शैवाल, हरा शैवाल, नीला हरित शैवाल। तो साइनोबैक्टीरिया जो होता है, ये बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसका आंसर भी बहुत आसान था। फिर कंप्यूटर से रिलेटेड इसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? लगभग 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वोलेटाइल मेमोरी, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि जो शब्दावली यहाँ पर इस्तेमाल की गई है वो इंग्लिश की शब्दावली इस्तेमाल की गई है। तो जो बच्चे हिंदी में पढ़ रहे होंगे उनको कुछ शब्द, कुछ जैसे कंप्यूटर के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में थोड़ा इंग्लिश के वर्ड्स भी पता होना चाहिए। तो इनमें से वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? जो इस मेमोरी में सूचनाएं ज्यादा देर तक नहीं रहती है। तो इसका उत्तर सीधा सीधा आएगा रैम। निम्न में से कौन इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा हुआ है? तो ये आपने सुना होगा, इंटरनेट फायरवॉल है ना, तो ये प्रोटेक्ट करता है वायरस वगैरह से। डीएसएल नहीं होगा, एमआईटी तो मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, और W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है, तो ये भी उत्तर नहीं बनेगा, तो फायरवॉल। 28वां, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा आदान प्रदान करने के लिए बस नहीं है? बस सीरियल बस जिसे कहते हैं, वो क्या होता है? सीरियल बस सीपीयू से जाने वाली तारें होती हैं। तो डेटा बस होता है, एड्रेस बस होता है, कंट्रोल बस, नियंत्रण बस का मतलब होता है कंट्रोल बस होती है, लेकिन अनियंत्रण बस कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसने पूछा है नहीं होता है। मतलब उसने क्या पूछा है कि कौन सा सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा आदान प्रदान के लिए बस नहीं है इनमें से। तो इसका उत्तर आएगा अनियंत्रित बस, अनियंत्रण बस। अगला सवाल, किसी भाषा में ग्रास्प को BMVKN की कूट किया जाए तो उसमें क्रेन कैसे किया जाता है? तो ये आपका रीजनिंग से रिलेटेड सवाल है, तो इसको मैं अभी स्किप कर दूंगा। यहाँ पर 3 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे गए, तो अभी इस वाले में मैं सिर्फ जीएस को लेकर के फोकस करूंगा। 32वां सवाल, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य तथा जनजाति से संबंधित है? बहुत बहुत अच्छा सवाल था। इसमें राज्य का कोई लेना देना नहीं था, घुमाने के लिए पूछा है, क्योंकि आप देखेंगे उत्तर में यहाँ भी उड़ीसा है, यहाँ भी उड़ीसा है, यहाँ भी उड़ीसा है, यहाँ भी उड़ीसा है, चारों में उड़ीसा है। तो राज्य से तो सवाल बनेगा नहीं, सीधा अगर आपको जनजाति पता है उनकी तो बात बनेगी। तो संथाली जनजाति से ये संबंधित हैं। अभी द्रौपदी मुर्मू जी जब राष्ट्रपति बनी थी तो उनके बारे में सारी जानकारी प्रदान की गई थी। तो ये बहुत आसान सवाल है, करंट अफेयर से रिलेटेड। करंट अफेयर से रिलेटेड मात्र 1 या 2 सवाल पूछे हैं इसमें, और ज्यादा नहीं है। 33वां सवाल है सार्क, तो ये इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, आर्थिक संगठन से इसने सवाल पूछा है। और पटवारी की पेपर की तैयारी करने वाले ज्यादातर बच्चों को मैंने देखा था कि इकोनॉमिक से दूर भाग रहे थे, और ज्यादातर अगर करंट अफेयर में सार्क के बारे में पढ़ा भी होगा तो वर्तमान में कौन सा सम्मेलन हुआ और कहाँ हुआ है ये सब पढ़ा होगा, लेकिन इसकी मूलभूत जो विचारधाराएं हैं उसमें कोई नहीं जाता है इतना डेप्थ में। ये सवाल काफी डेप्थ से पूछा गया है। सार्क निम्न में से किस राजनेता के मस्तिष्क की उपज थी? तो सार्क जो उपज थी ये जिया उर रहमान, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, जिया उर रहमान पाकिस्तान के 1977 के आसपास उन्होंने ये कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करा था, और 1985 में तब जाकर के सार्क की स्थापना हुई थी। इसका इंदिरा गांधी नहीं आएगा, अब्दुल गयूम ये भी पाकिस्तान से ही संबंधित है प्रधानमंत्री, और जिया उल हक ये भी नहीं आएगा। तो इसका उत्तर आएगा बी। डिफिकल्ट क्वेश्चन गाइस। निम्न में से किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया? बहुत अच्छा सवाल है। 10 मार्च 2006, 5 मार्च 2006, 15 मार्च 2006 या 9 मार्च 2006? तो सर इसका जो उत्तर सही बनेगा ये बनेगा 15 मार्च 2006। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आप मानव अधिकार से संबंधित पढ़ते हो। तो मानव अधिकार का जो चार्टर है ये दिसंबर 1948 में पास किया गया था, और उसके बाद जो उस उन अधिकारों को एक आयोग का रूप दिया गया था 15 मार्च 2006। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है गाइस। ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार अंतरराष्ट्रीय संगठन के, जब आप इकोनॉमिक्स में, खास तौर पर ऐसी चीजें आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, या करंट में अगर ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कुछ पूछा गया तो उसकी हिस्ट्री से पूछा, तो ये संगठनों के इतिहास से इसमें बहुत सारे 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो इस पटवारी के पेपर का एक एक्स फैक्टर है, जहां पर बच्चों के नंबर कम बनेंगे। 35वां सवाल, शक छत्रप
के सिक्कों में सोने चांदी के अनुपात क्या था? ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा, क्योंकि बहुत कम लोग इस चीज को पढ़ते हैं। ये तो सीधा सीधा सिविल सर्विसेज लेवल का सवाल है ये। हालांकि सोना और चांदी का जो अनुपात था वो 1/35 था, तो इसका उत्तर आएगा डी। ये भी हर कोई नहीं कर पाएगा। जहांगीर के दरबारी चित्रकार उस्ताद मंसूर किस प्रकार की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे? इसने पूछा किस प्रकार की चित्रकारी करते थे, क्योंकि जहांगीर के दरबार में कई प्रकार के चित्रकार थे और हर एक का विषय अलग अलग था। तो जहांगीर क्योंकि प्रकृति प्रेमी था, तो पशु पक्षियों की चित्रकलाएं वो करता था। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ए। अगला सवाल 37वां सवाल, निम्न में से किस तिथि को हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार ने राज्य में शांति एवं व्यवस्था पुनर्स्थापित करने के लिए पुलिस कार्यवाही की थी? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि आपको याद होगा ऑपरेशन पोलो या जो ऑपरेशन कैटरपिलर है जिसके तहत हैदराबाद का विलय किया गया था, ये 13 सितंबर से लेकर के 18 सितंबर 1948 के बीच हुआ था। और आप देखेंगे कि इसमें 13 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में तीन ऑप्शंस बन रहे। एक ये है ए वाला 13 सितंबर, एक बी वाला 17 सितंबर और एक सी वाला 18 सितंबर। फिर डी है 26 जनवरी, तो ये तो वैसे भी नहीं बनेगा, तो इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो सवाल आता है 13 से 18 के बीच में। तो अब यहाँ पर क्लियर नहीं क्या है कि समाप्त कवा पर, क्योंकि यहाँ बोला कि कार्यवाही की थी, कार्रवाई शुरू की थी 13 सितंबर को और समाप्त हुई थी 18 सितंबर को। तो इसका जो आंसर बनेगा वो ए बनेगा, 13 सितंबर 1948 को। 38वां, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और देखो बहुत इस पेपर के अंदर मैं देख रहा हूं कि डेट को जो है बहुत तवज्जो दी गई है, डेट्स पूछी गई है सर, इसी वजह से ये जीएस का पोर्शन थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। 38वां सवाल, निम्न में से कौन फ्रांस की क्रांति से पूर्व चर्च का सबसे बड़ा आलोचक था? तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा गया है और ये थोड़ा सा आश्चर्य करता है ये सवाल, क्योंकि जनरली ये उत्तराखंड में विश्व के इतिहास से बहुत मुश्किल से कि कभी सवाल आता है। फिर भी यहाँ पर रूस की क्रांति से सवाल पूछा गया है। रूसो इसने राजा के खिलाफ बोला था, मोंटेस्क्यू ने राजा के खिलाफ बोला था, वॉल्टियर, इसका आंसर आएगा वॉल्टियर। तो वॉल्टियर वो व्यक्ति थे जिन्होंने चर्च यानी कि धर्म का जो इंटरफेरेंस और समाज के ऊपर जो बढ़ता प्रकोप और प्रभुत्व था और दबदबा था, उस पर इसने आलोचना करी थी। तो इसका उत्तर आएगा वॉल्टेयर। लूनी नदी निम्न में लिखित में से मॉनसून के समय किसमें गिरती है? देखिए ये सवाल थोड़ा सा फिर सा विवादित जैसा ही है, मगर क्योंकि फिर भी आप देखते हैं लूनी नदी जो राजस्थान से गुजरात में जाती है, वो गुजरात में वो कच्छ के रण में भूमिगत हो जाती है ना। ये नदी तो भूमिगत हो जाती है, लेकिन थोड़ा बहुत मानसून में पानी आता भी होगा, तो जाहिर सी बात है हम उसको लगाएंगे तो इस तरफ ही लगाएंगे, अरब सागर की तरफ लगाएंगे। गंगा सागर तो सर पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी यहाँ पर, और मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। तो ये वैसे भी एलिमिनेट हो जाते हैं, बहुत आसान सा सवाल है ये, लेकिन थोड़ा सा अलग सा है। पुलकित झील मध्य में स्थित है, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जब भी मैं इसके बारे में पढ़ाता हूं तो मैं बच्चों को कहता हूं कि यार देखो एक राज्य पूछेगा तो आंध्र प्रदेश लगाना, और कभी कभी दो राज्य भी पूछते कि किस किस के बीच में है, तो इसका उत्तर आएगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर कहीं पर पुलकित झील अवस्थित है। ज्योग्राफी का अच्छा सवाल है। 41वां सवाल, निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता है? देखो पर्यावरण से इसने फोकस किया है सर, ये तीसरा सवाल है सर एनवायरमेंट से रिलेटेड। तो सबसे ज्यादा जो जैव विविधता होती है वो भूमध्य रेखा के आसपास मानी जाएगी वनों के आधार पर, है ना, क्योंकि इसमें समशीतोष्ण वर्षा वन दे रखा है, टैगा वन दे रखा है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन दे रखा है, या शीतोष्ण मिश्रित वन दे रखा है। तो जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन होते हैं ये भूमध्य रेखा और उसके आसपास के क्षेत्र होते हैं, वहां पर पाए जाते हैं। इक्वेटर भूमध्य रेखा के आसपास वर्षा ज्यादा होती है, तो इसलिए वहां जैव विविधता भी सबसे ज्यादा होगी। स्थल पर जैव विविधता सबसे ज्यादा होती है, तो अच्छा सवाल है ये भी। बांग्लादेश में गंगा नदी क्या कहलाई जाती है? बहुत आसान सवाल है सर, पद्मा कहलाई जाती है, फिर पद्मा और जमुना मिल करके फिर पद्मा कहलाई जाती है, फिर मेघना आती है, तो फिर अंततः मेघना के नाम से ये समाप्त होती है, तो इसका आंसर आएगा पद्मा। वैसे भी हुगली, सांगपो, लोहित ये बनते नहीं है, क्योंकि लोहित जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, सांगपो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में कहते हैं, और हुगली गंगा की एक वितरिका है जो कलकत्ता में बहती है। जब गंगा के दो हिस्से हो जाते हैं ना, तो एक गंगा की हिस्सा पद्मा के नाम से बांग्लादेश में चला जाती है और एक हुगली के नाम से भारत में। अच्छा सवाल है।
बी आर अम्बेडकर के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का दिल एवं आत्मा है? तो वैसे तो देखिए, भारतीय संविधान की दिल एवं आत्मा जो है वो मौलिक अधिकारों को कहते हैं, है ना, और जो हमारे प्रस्तावना है उसको कहते हैं। संपूर्ण निष्कर्ष के तहत तो प्रस्तावना को कहते हैं, लेकिन अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक मौलिक अधिकारों का उपचार है, जिसके अंदर 5 रिटों का उल्लेख किया गया है, तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है। 44वां सवाल, एक व्यक्ति एक विशिष्ट स्थान से 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। चलिए, मैथ्स का क्वेश्चन है, 1 2 3 3 मैथ्स के क्वेश्चन है, 3 रीजनिंग के क्वेश्चन है, इनको मैं अभी स्किप करूंगा, जीएस पर फोकस करेंगे। 47वां सवाल, राज्य नीति निदेशक सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 38 के अंतर्गत लिखा हुआ है कि ये सामाजिक, सोशल और आर्थिक न्याय को देता है, और राजनीतिक न्याय इसमें छिपे रूप में है। तो इसलिए, क्योंकि वैसे सामाजिक और आर्थिक होता तो स्पष्ट रूप से तो सामाजिक आर्थिक है, लेकिन व्यापक रूप से राजनीतिक न्याय भी इसके अंदर समावेश है, तो इन सभी से आएगा इसका उत्तर। 48वां सवाल, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता, कॉमन सिविल कोड, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अनुच्छेद 44। ठीक है, भारत में राज्यों की विधान परिषद की सदस्यों की न्यूनतम संख्या, तो ये विधान परिषद पूछा है, मैं बता रहा हूं कई सारे बच्चे विधानसभा संभल करके समझ करके उन्होंने सी लगा दिया होगा 60, ये गलत है सर। विधान परिषद जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, जिसमें एमएलसी जाते हैं, एमएलए का जो विपरीत होता है एमएलसी, तो 40 है मिनिमम, न्यूनतम। बंदी प्रत्यक्षीकरण निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो अनुच्छेद 32 से एक और सवाल पूछ लिया इसने, देखिए पॉलिटी में रिटों से, पॉलिटी के अच्छे सवाल पूछे इसने, तार्किक सवाल पूछे। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय? नहीं सर, अभी फिलहाल क्योंकि ये एक प्रकार की रिट है, और रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को 32 में और हाई कोर्ट को 226 में, तो ए और बी दोनों आएगा। तो इजी क्वेश्चन है ये भी। संघ सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तों तय करने का अधिकार किसको है? क्योंकि यहाँ संसद नहीं लिखा हुआ है, जो कि कंफ्यूज हो सकता था बच्चा, तो जाहिर सी बात है अनुच्छेद 318 आप पढ़ोगे तो उसमें दिखा हुआ है यह अधिकार राष्ट्रपति को है। तो इसका आंसर सी बनेगा। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी? ये क्वेश्चन थोड़ा सा फिर से ट्रिकी है, क्योंकि फिर डेट पर फोकस करा है। देखो, डेट वाले सवाल इस बारी पटवारी के जो पेपर है उसमें उसने दिमाग खराब करा बच्चों का। तो भैया आप देखो, हर एक चीज पढ़ करके जानी है अगर मेरिट में आना है तो। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग से ज्यादातर सवाल बनते हैं कि कब बना था, 1953 में बना था, और इसकी रिपोर्ट कब लागू हुई थी, कब कब आई थी। तो 1955 में ये आपने राज्य पुनर्गठन के बाद संसद में इसका जो अधिनियम बनाया था वो उसके बाद बनाया था। लेकिन अब इसने पूछ लिया भैया कब प्रस्तुत की गई थी, तो देखो ये एलिमिनेट हो सकता है ना, एलिमिनेट हो सकता है, क्योंकि 1952 तो होगा ही नहीं, क्योंकि आयोग तो 53 में बना है। ठीक है ना, तो यहां पर फिर से देखो तीन ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं जो कंफ्यूज कर रहे हैं। 15 अगस्त 1953 नहीं, 53 तो गठन का है ना, तो ये गठन का वर्ष हो गया, और ये है रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण, तो इसका आंसर आएगा 30 सितंबर 1955। जिसको ये पता होगा वो लगा सकता है, ये गठन का वर्ष है और ये रिपोर्ट का वर्ष होता है। तो हम लोग जब पढ़ाते हैं तो ये सब एक्सप्लेन कर देते हैं कि भैया ऐसे भी सवाल पूछता है। भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन, इकोनॉमिक प्रोसेसिंग जोन की स्थापना 1965 में हुई थी। चलो उसने हिंट तो दे दिया है, और ये कहां पर हुई थी? देखिए, ये बंदरगाह का टॉपिक जब आप डेप्थ में पढ़ते हो ना तो वहां पर पढ़ते हो, जब आप बंदरगाह के टॉपिक में पढ़ते हो तो कांडला बंदरगाह एशिया, भारत का ही नहीं, ये एशिया का, पूरे एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण जोन था। ठीक है, अब इसके फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, वो तो कभी डेप्थ में पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है? मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल। सर मैं आपको बता रहा हूं, इस तरीके के सवालों में मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड के समूह गौ की तैयारी करने वाले बच्चों की पहुंच हो पाती है। बहुत सारे अभ्यर्थियों की मैं बात कर रहा हूं, कुछ कुछ की तो हो सकती है। कौन पढ़ेगा? मानव विकास सूचकांक, मानव सूचकांक, ये जो करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक होते हैं ना, तो उनके बारे में थोड़ा गहराई में जाओ। तो मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ऐसे कार्य जिसमें हम मानव का विकास करते हैं ताकि वो आगे चल करके एक पूंजी के रूप में हम उसका उपयोग कर सके। तो मानव के स्वास्थ्य मानव पूंजी है, और इसने नहीं पूछा है अंतः कार्य प्रशिक्षण, ये भी है सर, स्किल डेवलपमेंट वगैरह ये सब होते हैं। कर्मचारी को दिया गया ऋण
ये मानव पूंजी नहीं है, शिक्षा में निवेश मानव पूंजी है। तो कर्मचारी को दिया गया ऋण जो होता है ये मानव पूंजी का स्रोत नहीं है। अच्छा सवाल है। विश्व फार्मा उत्पादन में मात्रा यानी कि क्वांटिटी यानी कि प्रोडक्शन, कुल मात्रा के आधार पर भारतीय फार्मा उद्योग का स्थान। सर ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हालांकि इसका आंसर आएगा तीसरा, लेकिन सर फार्मा वार्मा पे कौन ध्यान देता है, कोई नहीं ध्यान देता है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप देने एवं स्वीकार करने हेतु सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया। सर ये भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल है। देखो आप अगर देखोगे तो संयुक्त राष्ट्र से ही रिलेटेड इसने 3 सवाल पूछने हैं यहाँ पर। देखो ये चार्टर हो गया, ऊपर ह्यूमन राइट वाला हो गया, 2 सवाल तो है ही हैं। आप देखो ये एक संयुक्त राष्ट्र वाला एक क्वेश्चन ये हो गया, और इससे पहले एक क्वेश्चन अभी मैंने यहाँ पर भी दिखाया था, एक क्वेश्चन और यहाँ पर था संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड। ये क्वेश्चन शायद ऊपर नीचे चला गया कहीं पर, लेकिन एक क्वेश्चन और था, है ना। मैं अभी ऊपर नीचे करने में ये इधर उधर हो गया है। तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से आपके साथ न्याय किया जा रहा है। ऐसे टॉपिक से पूछ रहा है जहां पर बच्चों की पहुंच कम होती है। तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप देने के लिए जो हमारी जो भारतीय टीम का दल था उनके अध्यक्षता कर रहे थे सर रामास्वामी मुदलियार। इन्होंने ही साइन किया था ह्यूमन राइट्स के चार्टर पर। तो उसका आंसर आएगा डी। भारतीय परमाणविक ऊर्जा आयोग, भारतीय परमाणविक ऊर्जा आयोग के 2022 के अध्यक्ष कौन है। सर ये दूसरा क्वेश्चन है करंट अफेयर का। बच्चे देखो पिछले लगे पड़े हुए थे करंट अफेयर रटने के लिए। अरे भैया पेपर एक जैसा नहीं होता हर कोई, 2-4 का क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सर अभी आपने सुना होगा 2022 में KN व्यास जो थे, जिनका पूरा नाम है कमलेश नीलकंठ व्यास, इनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। अच्छा ये ऊपर वाला करंट अफेयर भी आसान नहीं था। देखो निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। देखो फिर से देखो आयोग का एक जो पैटर्न हमें देखने पे मिल रहा है, नॉट यानी कि नहीं, यानी कि विपरीत विचार वाले सवाल इसने काफी पूछे हैं। देखो सही नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं एक शब्दों में, मैं अगर पटवारी पेपर के सामान्य अध्ययन के क्षेत्र का मूल्यांकन करूंगा ना, तो कहीं ना कहीं इसने PCS और सिविल सर्विस या UPSC के पैटर्न को फॉलो कर दिया। इसके अंदर वहां भी नहीं वाले सवाल सबसे ज्यादा होते हैं कि नहीं होते हैं, यहां भी उसने यही किया। देखो है ना। तो कौन सी विशेषता नहीं है हमारे संविधान की। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, ये तो विशेषता है। एकात्मक शासन प्रणाली, ये देखते हैं सर ये विशेषता नहीं है हमारी। संघात्मक है, संघात्मक, तो उत्तर तो वैसे भी ही होगा। एकल एवं एकीकृत न्यायालय, हाँ सर पूरा सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आता है पूरा। मौलिक कर्तव्य भी है हमारे पास भाग 4 क अनुच्छेद 51A के अंदर। तो एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, आसान ये नहीं है, इसलिए आंसर यही बनेगा बी। 59वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार होते हैं। तो संपत्ति का अधिकार, सर संपत्ति का अधिकार आपका नहीं है। ये तो अब 300 अनुच्छेद में चला गया है ना, तो ये नहीं है सर। 1978 में 44वें संविधान संशोधन से तो संपत्ति का अधिकार हट गया है। स्वतंत्रता का अधिकार 14 से 18 के बीच में मिलेगा। समानता का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिलेगा 19 से 22 के बीच में। समानता का अधिकार 14 से 18 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिलेगा 25 से 28 के बीच में। और संपत्ति का अधिकार जो पहले आर्टिकल 19(1) के अंदर था और उसके बाद इसके अलावा आर्टिकल 31 में था, तो इसको हटा दिया गया। तो इसका आएगा कौन सा नहीं है, तो आंसर इसका क्या आएगा ए। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा ए आएगा। बाकी ये सारे तो हैं मौलिक अधिकार। भारत के मौलिक अधिकारों के विषय में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। फिर से पूछ दिया है, इनकरेक्ट। कौन सा सही नहीं है मौलिक अधिकारों के संबंध में। मौलिक अधिकार सामाजिक आर्थिक न्याय देते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देते हैं, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुरक्षा है और औचित्यपूर्ण प्रतिबंध है। देखो मौलिक अधिकार सामाजिक और आर्थिक न्याय देते हैं
औचित्यपूर्ण, प्रतिबंध भी है, बिल्कुल है, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देते हैं, ये थोड़ा सा गलत है। ये इसलिए गलत है, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं ये ज्यादातर सामूहिक, हाँ, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ सामूहिक स्वतंत्रता पर भी बल देते हैं, ये ठीक है। सामाजिक आर्थिक, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर आएगा राजनैतिक न्याय, ठीक है। अगर आप ये पढ़ोगे तो इसका उत्तर आएगा राजनीतिक न्याय, तो ये गलत है, क्योंकि सामाजिक आर्थिक के लिए तो डीपीएसपी है ना, राज्य के मौलिक नीति निदेशक तत्व होते हैं जो सामाजिक आर्थिक न्याय देते हैं। राजनीतिक न्याय देने का काम होता है मौलिक अधिकार का, तो ये गलत है, इसलिए उत्तर हमारा यही बनेगा। और सर्वोच्च न्यायालय दुर सुरक्षा, हाँ, अनुच्छेद 13 के अंदर फिर 32 का भी इस्तेमाल हम कर रहे हैं, तो ये भी उत्तर नहीं बनेगा, क्योंकि ये सही है। तो ये 3 सही है, ये ए वाला गलत है, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर कितने सारे सवाल हैं सर, 6 क्वेश्चन आप मैथ्स रीजनिंग के हटा लो, कितने क्वेश्चन मेरी दृष्टिकोण से, यहाँ पर 6 क्वेश्चन हटा लो तो 40 में से 6 हटा लो तो 34 क्वेश्चन इसने जीएस और जीके से पूछा है। सर 34 में से 15 प्लस लाना भी मेरे को लगता है कि सामान्य बच्चे के लिए 15 प्लस भी चुनौती है। 34 में से एक बहुत अच्छे बच्चे के 20 के आसपास बन रहे होंगे, इससे ज्यादा संभावनाएं थोड़ी सी कम होगी। आयोग ने ये चेता दिया है कि पढ़कर पेपर होगा, रटने वाला पेपर नहीं होगा। पहली चीज पढ़कर होगा, और दूसरी चीज बहुत ही समावेश तरीके से होगा, बहुत ही व्यापक तरीके से पेपर में से सवाल पूछे जाएंगे। ऐसे ऐसे विषय यहां पर डाल दिए हैं जहां पर पहुंच बहुत कम होती है। तो ये था मेरा मूल्यांकन जीएस के पेपर के ऊपर। यदि आपको लगेगा कि कोई भी उत्तर मैंने शायद गलत दिया है या आंसर की में कुछ गलत आया है या कुछ, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, चर्चा की जा सकती है, ठीक है। जय हिंद। और शेयर ज़रूर करिएगा उत्तराखंड में जो भी व्यक्ति जिसने भी पटवारी का पेपर दिया है उस तक जीएस के इन उत्तरों को पहुंचाइए।